बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑब्जेक्टिव पेपर फर्स्ट ईयर स्टैट्स का। आई एम 100% श्योर दैट इफ़ यू वॉच दिस फुल वीडियो then you can got 17/17 marks in objective paper. Yes, because I am going to discuss all past papers of MCQs related objective, and I'm sure that you can got full marks in objective paper. जी students, now I'm here with 2019 paper, statistics objective paper. Let's see. The first question is, if C is non-random variable, then expected value of C is. इसमें ऑप्शन ए है C, यानी कि C आपको पता है कांस्टेंट है, और नॉन रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है कांस्टेंट है। कांस्टेंट को तो आपको पता है ना, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है। किसी भी फिक्स वैल्यू की जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी या कांस्टेंट, वो बराबर होती है इटसेल्फ, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी के बराबर ही होती है। यानी कि फर्स्ट में ए ऑप्शन आ गई। सेकंड की अगर हम बात करें तो इफ़ देयर आर 10 वैल्यूज़, ईच वैल्यू इक्वल्स टू 10, देन स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा। जी, अब कहा जा रहा है कि डाटा हमारा इस टाइप का है कि इसमें 10 वैल्यूज़ हैं और हर वैल्यूज़ में डिजिट 10 ही है, यानी कि 10, इस तरह का हमारे पास डाटा है। यानी कि अब इसका हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जा रहा है। तो ये कांस्टेंट डाटा है ना, आपको लग रहा होगा कि ये 10 ये तो कांस्टेंट ही है, एक ही पॉइंट पे हर वैल्यू कंसिस्ट कर रही है। इट मीन्स ये कांस्टेंट है, यानी कि सी इसको कह सकते हैं। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी पूछा गया है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी तो सी के बराबर था, लेकिन याद रखें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी बराबर होता है 0 के। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन फैलाव को मेजर करता है, फैला कितना हुआ डाटा। तो कांस्टेंट डाटा तो फैला ही नहीं होता, वो तो एक ही पॉइंट पे होता है। इट मीन्स चूँकि ये 10 सब एक ही पॉइंट पे हैं, तो डाटा में कोई फैलाव नहीं है। इट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0। अगर वेरिएंस भी यहाँ पे पूछा जाता तो वो भी 0 के बराबर ही होना था। यानी कि 2 क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन आ गई ए मीन्स 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है। थर्ड पे आ जाए, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़, ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? आपको पता है ना, सीवी को कहते हैं, सीवी। तो सीवी चूँकि कोफिशिएंट का वर्ड है, इसलिए ये रिलेटिव डिस्पर्शन है। आपको पता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन चौथे चैप्टर में 2 चीज़ें हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो कोफिशिएंट के बगैर चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं, जैसे रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह वगैरह, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन जब यही चीज़ें कोफिशिएंट वर्ड के साथ आ जाएं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वगैरह वगैरह, तो उसको हम कहेंगे कि ये रिलेटिव डिस्पर्शन है, यानी कि बी ऑप्शन, थर्ड में बी ऑप्शन आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, आप 4 क्वेश्चन पे आ जाएं। लिखा है इफ़ एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल्स, कि एक्स और वाई 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगी। जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ में से ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर होगी, ई अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के, एक्स के साथ भी और वाई के साथ भी, और माइनस एज इट इज़ रहेगा, यानी कि ये बराबर आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, यानी कि बी ऑप्शन, 4 में बी ऑप्शन आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। 5वां क्वेश्चन है विच इज़ नॉट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है। तो आपको पता है ना, 3rd चैप्टर की हेडिंग है मेजर ऑफ लोकेशन, और 4th चैप्टर की हेडिंग है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो मेजर ऑफ लोकेशन में जो तीसरे चैप्टर में आपने 5 टाइप्स पढ़ी थी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। और मेजर ऑफ लोकेशन ये तो हो गया। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपने 4 टाइप्स पढ़े थे, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वगैरह। तो अब नीचे ऑप्शंस देखें, पहली ऑप्शन है मीन। तो मीन तो आपको पता ना तीसरे चैप्टर में आता है, यानी कि मेजर ऑफ लोकेशन में, तो ये मीन मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है। बाकी सब रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब चौथे चैप्टर में आती हैं, जो कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। तो इस 5वें क्वेश्चन का आंसर ए पार्ट है मीन। छठा आप देखें, द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ईच क्लास ग्रुप इज़।
इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। सी ऑप्शन इसमें आ जाएगी कि अपर क्लास बाउंड्री का तो आपको पता ना है, कॉलम क्लास बाउंड्री वो कॉलम होता है जिसमें बाउंड्री सेम हो। तो उस क्लास बाउंड्री में लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री एक क्लास में होती हैं, ग्रुप में होती हैं। मैक्सिमम में से माइनस मिनिमम को कर दें तो वो हमारे पास एच यानी कि क्लास इंटरवल निकलता है। 7 पे आ जाएं, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में तमाम पॉसिबल आउटकम्स को अगर हम एक जगह पे लिख दें तो उसको हम क्या कहेंगे, वो सैम्पल स्पेस है, एस जिसको हम कहते हैं। 7 क्वेश्चन में इसका बी पार्ट है सैम्पल स्पेस। 8 पे आ जाएं, डाटा विच हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड अरेड डाटा। जब हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि तरतीब से लिख दिया जाए, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, उसको हम अरेड डाटा कहेंगे कि डाटा अरेंज हो गया है। 8 में सी ऑप्शन है। 9 पे आ जाए, द डाटा अबाउट द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज इज कॉल्ड। जी, जब कि डाटा न्यू बॉर्न बेबी मेल है या फीमेल है, बेबी बॉय है बेबी गर्ल है, इसके बारे में जब हम डाटा रिकॉर्ड कर रहे हों तो वो हमारा क्या होगा, क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव, क्वांटिटी मिकदार को कहते हैं, क्वालिटी खूबी को कहते हैं। जी, उसके बाद इसमें बी ऑप्शन आ जाएगी 9 में। जी स्टूडेंट्स 10 पे आ जाए, 10 क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पता है 9th चैप्टर में आपने 2 डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल के आपको पता है 2 पैरामीटर्स होते हैं और हाइपर ज्योमेट्रिक के आपको पता है 3 पैरामीटर्स होते हैं, स्मॉल एन, कैपिटल एन और के। यानी कि इस 10 क्वेश्चन में 3 पैरामीटर्स हैं, यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद आ जाए 11 पे, अ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग 1 मॉड, ये मेड लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली में मॉड है, 1 मॉड इज कॉल्ड। एक मॉड हो तो वो उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे, यूनी मॉडल। ए ऑप्शन 11 में ए ऑप्शन आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स अभी आप 12 पे आ जाएं, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज किसके बराबर है, एन पी क्यू के। अगर यहाँ पे होता ना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसके बराबर है, तो हमने कहना था अंडर रूट एन पी क्यू के। अब चूंकि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है तो ये एन पी क्यू के बराबर है। उसके बाद आ जाए फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर इंडेक्स नंबर किसके बराबर होता है, इज़ द डैश ऑफ लास्ट पेयर एंड पास्टेस्ट इंडेक्स नंबर। जी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पास्टेस्ट इंडेक्स नंबर 13 में सी ऑप्शन है, ज्योमेट्रिक मीन। ये सबको पता होगा कि लास्ट पेयर और पास्टेस्ट का ज्योमेट्रिक मीन लें तो वो फिशर आइडियल इंडेक्स आ जाता है। 14 पे आ जाए, द सम ऑफ एब्सोलूट डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीडियन। अब ये जो लिखा हुआ है ना जुमले में, सम ऑफ एब्सोलूट डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या है कि समीशन है और स्ट्रेट लाइंस हैं और x माइनस मीडियन। तो ये कह लें कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फार्मूला। मीन डेविएशन आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो होता है ना वो मिनिमम होता है, यानी कि बी ऑप्शन 14 में आ जाएगी। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीडियन इज़ मिनिमम। बाकी मीन के लिए भी मिनिमम नहीं है और मॉड के लिए भी मिनिमम नहीं है, मीडियन के लिए मिनिमम है ये मीन डेविएशन एक्चुअली। 15 पे आ जाएं, इफ़ मीन ऑफ 10 नंबर्स इज़ 8 देन सम ऑफ नंबर्स इज़। अब इसमें 10 क्या है और 8 क्या है, 10 आपके पास n है स्मॉल n और 8 आपके पास x बार है और समीशन x पूछा जा रहा है। तो x बार का फार्मूला आपको पता है, समीशन x ओवर n होता है। डिवाइड में n को अगर हम x बार से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि n x बार, तो वो क्या आ जाएगा, समीशन x की वैल्यू, यानी कि 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें 80। सी ऑप्शन 15 में सी ऑप्शन आ जाएगा कि सम ऑफ नंबर्स बराबर होगा 80 के। 16 पे आ जाएं, बेस ईयर क्वांटिटीज़ एज वेट आर यूज्ड इन। बेस ईयर क्वांटिटीज़ आपको पता है, या बेस ईयर वेटेड किसको कहते हैं, लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर को। ये तो आपको ज़ुबानी पता होगा कि बेस ईयर वेटेड लास्ट पेयर को कहते हैं और करंट ईयर वेटेड पास्टेस्ट को कहते हैं। 17 पे आ जाएं, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। जब भी स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट हो ना कि इंटरसेक्शन बराबर है दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट के, प्रोबेबिलिटीज़ के प्रोडक्ट के, तो उसको हम कहते हैं कि A और B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। जी, इसमें सी ऑप्शन 17 में आ जाएगी। जी, ये तो हो गया कंप्लीट 2019 का पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बैकवर्ड
18 2018 17 वगैरह डिस्कस करेंगे। और जैसे जैसे आप पीछे डिस्कस करते जाएंगे आपको अंदाज़ा होता जाएगा चीज़ें रिपीट होना शुरू हो गई हैं। और इंशाल्लाह आपका पेपर जो 2021 का आएगा उसमें तकरीबन सारी यही चीज़ें आएगी और आप इंशाल्लाह फुल मार्क्स ले सकेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर में। ये वीडियो आप कंप्लीट देखें, एंड तक देखें। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझसे पूछिएगा। वैसे आपको इसमें ये देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन ऑब्जेक्टिव में नहीं रहेगी। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम हेयर विद पास्ट पेपर ऑफ 2018। जी, 2018 के ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और ये मैं सॉल्व करने लगी हूँ। आप बड़े ध्यान से इसको देखिएगा जी। इसमें फर्स्ट आ जाए, लिखा है पहले क्वेश्चन में, पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर इज़ आल्सो नोन एज। पास्चेस का दूसरा नाम क्या है? करंट ईयर वेटेड। जी, अभी पिछले पेपर पर हमने पढ़ा है लास्पेयर का दूसरा नाम। लास्पेयर का दूसरा नाम था बेस ईयर वेटेड। और यहाँ पे देख रहे हैं आप पासेस के बारे में पूछ लिया गया, यानी कि उसी कह लेंगे उसी की कॉन्टिन्यूटी में पूछा गया है कि अब इसमें फर्स्ट में ए पार्ट आ जाएगा करंट ईयर वेटेड। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए, द रेंज ऑफ द वैल्यूज़। कुछ डाटा हमारे पास गिवन है -2 -3 -5 -10 और पूछा गया है कि इसकी रेंज क्या है। तो रेंज का फार्मूला पहले नंबर पे बताएं। रेंज का फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इसको कहते हैं रेंज। तो इस डाटा में मैक्सिमम वैल्यू क्या है बताएं आप सोच रहे होंगे कि -10 मैक्सिमम है। रॉन्ग, -2 मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ में याद रखें जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम बड़ा कंसिडर करते हैं, ठीक है। -2 इज़ द बिगेस्ट वैल्यू एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू? -10 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हैं। जी चलें, -2 -10। अभी जो दरमियान में फार्मूले का माइनस है, जो बड़ी और छोटी को माइनस कर रहे हैं, वो -10 वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, यानी कि -2 + 10 हो गया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि -2 बड़ी वैल्यू थी, उसमें से जब माइनस किया गया -10 तो वो -10 का माइनस फार्मूले के माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। अब हमारे पास क्या बन गया है? -2 + 10 दैट इज इक्वल टू 8 + 8। तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन में 8 यानी कि सी ऑप्शन है। 3 पे आ जाएं, इफ़ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन वेरिएंस ऑफ x - y किसके बराबर है? जी, ये वेरिएंस की प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। के पिछले क्वेश्चन में हमसे एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे पूछा गया था कि ई ऑफ एक्स माइनस वाई किसके बराबर है। तो वो हमने कहा था कि ई ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई के बराबर है। लेकिन वेरिएंस में कहानी थोड़ी सी चेंज है कि वेरिएंस जब होता है तो माइनस प्लस हो जाता है, या स्टैंडर्ड डिवीजन हो उसमें भी माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, यानी कि बी ऑप्शन। 3 में बी ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद आप 4 पे आ जाएं, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़। जी, पिछले पेपर में आपसे वेरिएंस पूछा गया था, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया गया, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज करके हर पेपर में पूछ रहे हैं। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको वेरिएंस आपको पता है एन पी क्यू के बराबर था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका अंडर रूट यानी कि अंडर रूट एन पी क्यू के बराबर, यानी कि 4 में सी ऑप्शन। 5 पे आ जाएँ। 5 में क्या लिखा है? A relative frequency is expressed in the form of। relative frequency आपको पता है ना क्या होती है? relative frequency हम कैसे निकालते हैं? हर वैल्यू फ्रिक्वेंसी के हर वैल्यू को टोटल फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड करते हैं, तो उसको हम relative frequency कहते हैं। यानी कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉलम में फ्रिक्वेंसी की हर वैल्यू को बारी बारी फ्रिक्वेंसी के टोटल पे डिवाइड करते जाएँ। तो इसलिए ये चूँकि डिवीजन फॉर्म में है तो इसको हम फ्रैक्शनल कहेंगे। सी ऑप्शन इसमें आ जाएगी, क्योंकि ना तो ये परसेंटेज है, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ना ये होल नंबर है और ना ये कांस्टेंट, तो ये सी ऑप्शन इसमें आ जाएगी जो कि है फ्रैक्शनल। जी स्टूडेंट्स, अभी आ जाएँ आप 6 पे। द मीन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़। हाइपर ज्योमेट्रिक के डिस्ट्रीब्यूशन में मीन किसके बराबर होता है? स्मॉल n इंटू k/n। ये बेसिकली अगर बाइनोमियल के मीन की मैं बात करूँ तो वो एन पी के बराबर होगा, तो ये भी बेसिकली एन पी के ही बराबर है। पी की जगह पे k/n लिखा है, k/N, यानी कि बेसिकली हाइपर ज्योमेट्रिक में मीन क्या किसके बराबर आ गया? स्मॉल n इंटू k/n।
ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। और ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में रिपीट हो रहा है। 7 पे आ जाएं, लेट ए इज़ अ कांस्टेंट एंड एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एक्स किसके बराबर होगा। ए बाहर एज इट इज आ जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स पर चला जाएगा, यानी कि ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यानी कि बी ऑप्शन इसमें आ जाएगी। ये जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, समझा रही हूँ, बड़े ध्यान से आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझना है, क्योंकि यही पेपर में बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। द नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स हैं, 2, एन पी जी। 8 में ए ऑप्शन आ जाएगी। 9 पे आ जाए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ऑलवेज, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0-1 के दरमियान, ये तो सबको पता है ना, बिटवीन 0 and 1। सी ऑप्शन इसमें आ जाएगी। 10 पे आ जाए, अ वेरिएबल दैट कैन टेक ओनली आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन इज डिस्क्रीट वेरिएबल उसको कहते हैं। किसी भी नंबर लाइन पे अगर आइसोलेटेड पॉइंट्स, यानी कि वो दरमियान में हर पॉइंट को लेकर ना चल रही हो, उसमें आइसोलेटेड सेपरेट पॉइंट्स हों, तो उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। 10 में सी ए ऑप्शन आ जाएगा। 11 पे आ जाएं, द टोटल एंगल इन पाई डायग्राम। पाई डायग्राम आपको पता है एक सर्कल वाली डायग्राम होती है, तो सर्कल का टोटल कितना एंगल होता है, 360 जी। 0 से 90 डिग्री तक, 90 से 180 तक, 180 से 270 और 270 से वापस 0 को टच करने तक 360 का एंगल कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 11 में ए ऑप्शन आ जाएगी। 12 पे आ जाए, हार्मोनिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड इफ़ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज़। जी, हार्मोनिक मीन कब कंप्यूट नहीं किया जा सकता, जब कोई भी वैल्यू 0 के बराबर हो। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताती हूँ कि हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है, n ओवर समीशन 1/x, ऐसा ही है ना। तो समीशन 1/x यानी कि 1/x, जो भी ऑब्जर्वेशन जो डाटा है उसको 1 ओवर करना है। तो अगर कोई वैल्यू 0 हो तो 1/0 का मतलब है अनडिफाइंड, इन्फिनिटी, यानी कि हम फाइंड ही नहीं कर सकते उस, अगर कोई वैल्यू 0 के बराबर हो तो उसमें हम हार्मोनिक मीन फाइंड नहीं कर सकते। 12 में 0 है, यानी कि अगर कोई वैल्यू 0 आ जाए तो हम फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप आ जाएं 13 पे, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज़ आल्सो। सेकेंड मोमेंट को और क्या कहते हैं, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन को हम वेरिएंस कहते हैं। 13 में ए ऑप्शन आ जाएगी। 14 पे आ जाएं, द मीन एंड मीडियन ऑफ एनी 2 वैल्यूज़ आर ऑलवेज। जी, कोई सी अगर 2 वैल्यूज़ हों, किसी भी डाटा में 2 वैल्यूज़ हों, उनका मीन कैसे निकलेगा, दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, और मीडियन क्या होता है, उन दोनों के बिल्कुल दरमियान वाली वैल्यू। फॉर एग्जांपल 5 और 7, ये हमारा डाटा है 5 और 7, तो इनका मीडियन क्या होगा, इनके दरमियान की वैल्यू 6। 5 और 7 के दरमियान में 6 आता है ना, तो मीडियन 6 हुआ। और मीन क्या हुआ, मीन में हम 5 और 7 को प्लस करेंगे जो कि 12 आ जाएगा, और 12 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे जो कि 6 आ गया, यानी कि मीन भी 6 है और मीडियन भी 6 है। इट मीन्स कोई भी ऐसा डाटा जिसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ मौजूद हों, उनका मीन मीडियन हमेशा बराबर होगा। 14 में ए ऑप्शन आ जाएगी। 15 पे आ जाए, लेट एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल देन वेरिएंस ऑफ एक्स इज़। तो वेरिएंस ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला आपको पता है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ए ऑप्शन में जो फार्मूला नज़र आ रहा है, ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। 16 पे आ जाए, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी याद रखें कि इंटरसेक्शन को कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, दोनों के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बारे में। ये पिछले हमने पेपर में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डी ऑप्शन। 17 पे आ जाएँ, द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस पीरियड इज़ ऑलवेज। आपको पता है इंडेक्स नंबर में जो सबसे पहले के सामने या बेस पीरियड के सामने हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं, इंडेक्स नंबर के कॉलम में लिखते हैं, वो 100 ही आता है, तो 100 होगा, इंडेक्स नंबर 100 आएगा जो बेस पीरियड के होगा। जी, आई होप आपको ये 2018 के पेपर की समझ आ गई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, और आपने नोट भी किया होगा कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जो 2019 के पेपर में आई हैं वही चीज़ें थोड़ी बहुत माइनर चेंजिंग्स के साथ या एक आध तो वही एग्जैक्ट आ गई है। अब जैसे जैसे आप पीछे पेपर्स में जाते जाएंगे आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जी, अब आ जाएँ 2017 के पेपर पे।
ये हमारे पास मौजूद है 2017 का स्टैट्स का पेपर। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स आर, स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं? सी ऑप्शन एग्रीगेट्स ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। जी, न्यूमेरिकल यानी कि गिनती के अदाद-ओ-शुमार का मजमुआ, गिनती के हकाइक के मजमुए को हम स्टैट्स कहते हैं। नंबर 2 ऑप्शन है इसमें सम ऑफ रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज इज़। अब ये इसमें भी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का जिक्र आया है। जैसे पिछले पेपर में था रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते कैसे, उनका सम उसमें कह लें कि वो फ्रैक्शनल, हमने बताया था कि वो फ्रैक्शनल होता है क्योंकि हर फ्रिक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड करते हैं। तो उनका सम कितना होगा? सम यकीनन 1 होगा। आप फ्रिक्वेंसी के कॉलम के बाद आर एफ का कॉलम बनाएं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का और फिर उसको सम करें तो वो 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपने हर वैल्यू को टोटल फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड किया है, तो उसको जब हम सम करेंगे तो वो 1 के बराबर। 2 में ए ऑप्शन आ जाएगी। 3 पे आ जाए इफ़ के इज़ अ कॉन्स्टेंट देन समिशन के किसके बराबर होगा? इज़ इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? अगर आई इज इक्वल्स टू 1 2 3 लिखा हुआ है 3 के बराबर, क्योंकि के फिर हम 3 दफ़ा रिपीट करेंगे के प्लस के, तो यानी कि 3 के। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन पे आ जाएं सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन। अब आपको पता है समीशन एक्स माइनस एक्स बार किसके बराबर होता है? ऑलवेज 0। 4 में सी ऑप्शन आ जाएगी। सम ऑफ डेविएशन ऑफ फ्रॉम मीन वो 0 के बराबर है। अब हमने पिछले पास्ट पेपर्स में एक पढ़ा था सम ऑफ डेविएशन, एब्सोलूट डेविएशन लिखा होता है, सम ऑफ एब्सोलूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीडियन में हमने लिखा होता कि वो मिनिमम है, लेकिन ये और चीज़ है, ये है समीशन एक्स माइनस एक्स बार। वो था समीशन वो स्ट्रेट लाइंस एक्स माइनस मीडियन, वो मिनिमम था। और सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन वो होता है 0 के बराबर, सी ऑप्शन। 5 पे आ जाएं इफ़ एनी वैल्यू इज़ 0 देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव। जी, अगर कोई वैल्यू 0 आ जाए तो हम क्या नहीं निकाल सकते? हमने पिछले पेपर में अभी डिस्कस किया है कि हार्मोनिक मीन हम नहीं निकाल सकते अगर कोई वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। उसकी रीज़न मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन की है। इसमें 5 में बी ऑप्शन आ जाएगा। 6 पे आ जाए डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ कॉल्ड। जी, ये भी हमने पिछले पेपर में डिस्कस किया है। रेंज का फार्मूला, रेंज का फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ कॉल्ड रेंज। डी ऑप्शन इसमें आ जाएगी। 7 पे आ जाए क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ। जी, 888 डाटा हमारे पास एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो इसका क्वार्टाइल डेविएशन पूछ रहे हैं तो यकीनन 0। यानी कि आपको मैंने बताया है ना कि क्वार्टाइल डेविएशन चौथे चैप्टर में है, जो कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन को मेजर करता है कि फैलाव कितना है इस डाटा में। इस डाटा में देखें 888 यानी कि कोई फैलाव है ही नहीं, तो इसमें 0 होगा इसका क्वार्टाइल डेविएशन। इसकी रेंज भी 0 होगा, इसका क्वार्टाइल डेविएशन भी 0 होगा, इसका स्टैंड डेविएशन भी 0 होगा, इसका मीन डेविएशन भी 0 होगा। यानी कि फैलाव है ही नहीं, तो चौथा चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्शन इसमें 0 है। ठीक है, या इन अदर सेंस अगर आप क्वार्टाइल डेविएशन का फिक्स फार्मूला देखना चाहें तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो इसमें Q1 भी 0 है, Q3 भी 0 है, 8 है, दोनों 8 हैं। Q1 भी 8 है, Q3 भी 8 है, क्योंकि डाटा में सब वैल्यूज़ 8 हैं, तो दोनों को जब आपस में माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 8 पे आ जाएं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 5, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2x प्लस 1 किसके बराबर होगा? अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं अंदर भेजूँ तो 2 बाहर आ जाएगा और x के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस 0। कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करें तो वो 0 हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि कुछ भी प्लस या माइनस हो रहा हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करने से या वेरिएंस अप्लाई करने से उसने 0 हो जाना है। तो इसमें फिर आ जाएगा 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x यानी कि 2 इंटू 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 10। 8 में ए ऑप्शन आ जाएगी 10। नाउ स्टूडेंट्स आप आ जाएं इसके 9th पार्ट पे। जी, 9th पार्ट में लिखा है टू कंपेयर प्राइसेस ऑफ वीट वी कंप्यूट। जी, वीट की प्राइसेस को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो हम क्या फाइंड करेंगे? प्राइस इंडेक्स यकीनन। इसमें सी ऑप्शन आ जाएगी 9 में सी ऑप्शन। इफ़ समीशन पी नॉट क्यू नॉट इज इक्वल्स टू 425 है और समीशन पी एन क्यू नॉट हमारे पास 505 है, देन लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स क्या होगा? अब आपको पता है ना लास्ट पेयर का फार्मूला क्या होता है? समीशन पी एन क्यू नॉट और डिवाइड में समीशन पी नॉट क्यू नॉट।
तो 505 को डिवाइड कर दें 425 पे और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो यकीनन आपके पास आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा 118.8। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर की। 11 पे आ जाएं, टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर ऑब्जेक्ट्स विद अ डेफिनेट ऑर्डर। जी, अब जब डेफिनेट ऑर्डर का जिक्र होना तो उसको हम परमुटेशन कहते हैं, बी ऑप्शन NPR। अगर होता ना विदाउट एनी ऑर्डर तो हमने फिर कॉम्बिनेशन में जाना था सी में, यानी कि NCR कॉम्बिनेशन, ए ऑप्शन होनी थी। अभी चूंकि डेफिनेट ऑर्डर के साथ वो पूछ रहे हैं कि ऑर्डर मैटर कर रहा है तो वो परमुटेशन होता है जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, NPR। 12 पे आ जाएं। 12 में मैंने कोई भी टिक नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन मिसिंग है। लिखा है इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, आगे कुछ भी नहीं लिखा, कोई फिगर लिखा ही नहीं हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के आगे भी कोई फिगर नहीं लिखा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के आगे भी कोई फिगर नहीं लिखा हुआ। देन पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है। तो अगर तो यहाँ पे पीछे वैल्यूज़ लिखी होती तो हमने इस फार्मूले में फार्मूला लगाना था। इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि ये तीनों वैल्यूज़ मौजूद होती तो हमने ये तीनों वैल्यूज़ लगानी थी और उसका जो भी आंसर निकलना था उनमें से हमने ये ऑप्शन में से पिक करना था। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है इसलिए मैंने इसका कोई आंसर, और ऐसा अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन हो ना, मेरी बात याद रखें, पेपर में कोई रॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, आप अब ज़ाहिर है इसका आपका तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना, जिसने पेपर बनाया उसका कसूर है, तो आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आप कंप्लेंट इसकी करवाइएगा कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। 13 पे आ जाएं, टोटल एरिया अंडर द डेंसिटी कर्व। डेंसिटी कर्व याद रखें कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं। आपने अभी इस फर्स्ट ईयर के कोर्स में सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हैं जो दोनों के दोनों डिस्क्रीट हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूस आपने अभी नहीं पढ़ी कोई भी। कॉन्टीन्यूस की जो होता है ना कर्व, वो उसका अंडर एरिया 1 के बराबर होता है, यानी कि ए ऑप्शन। 14 पे आ जाए, इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूस वेरिएबल प्रोबेबिलिटी एट अ स्पेसिफिक वैल्यू इज। स्पेसिफिक वैल्यू इसकी क्या होगी, 0। अगर कोई कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है और एक खास पॉइंट पे आपसे वैल्यू प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है तो वो 0 होगी। एक रेंज के बारे में तो प्रोबेबिलिटी बता दी जाएगी, लेकिन एक फ़िक्स वैल्यू के बारे में हम कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं बता सकते, तो वो 0 के बराबर, यानी कि 14 में ए ऑप्शन है। 15 पे आ जाएं, इफ़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 दैन अर्थमेटिक मीन विल बी। अर्थमेटिक मीन किसके बराबर होगा, यकीनन 4, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को अर्थमेटिक मीन ही कहते हैं 4, यानी कि डी ऑप्शन। 16 पे आ जाएं, स्मॉल एन इज इक्वल्स टू 3 इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 3 किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि स्मॉल n तक हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है, NCX। तो NCX लिखते हुए स्मॉल n की जगह 3 लिखेंगे तो x की जगह पे 3 से बड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन 3 पूछी जा रही है, तो 3 से बड़ी वैल्यू नीचे हो, 4 हो, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 16 में सी ऑप्शन आ जाएगी। 17 पे आ जाए, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ पैरामीटर्स। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स होते हैं, 3 पैरामीटर्स। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये पहले भी आया था पेपर में। इसमें सी ऑप्शन इनके 3 पैरामीटर्स होते हैं। आई होप आपको इस पेपर की समझ आ गई होगी। अब